होलोथ्यूरोइडिया। होलोथ्यूरोइडिया। डी अच्छा ठीक। एस्टीरोइडिया। डी क्या बोले? एस्टीरोइडिया। एस्टेरॉइडिया। एस्टेरॉइडिया। मैस्टिकेटिंग ऑर्गन मतलब वो चबाने के लिए। हाँ, चबाने के लिए। और एरिस्टोटल क्या होता है? एरिस्टोटल नहीं, आंसर एक बोलो, क्या बोल रहे थे? तो क्वेश्चन में है ना एरिस्टोटल्स लैंटर्न, वो क्या होता है? उसके बाद है मैस्टिकेटिंग ऑर्गन ऑफ एकिनोडर्म साकस। एरिस्टोटल प्लैंकटन है। यस सर। तो एक्चुअली क्या है, वो एक तरह का मतलब एरिस्टोटल प्लैंकटन कोई स्पीसीज का पर्टिकुलर जो ऐसा प्लैंकटन का मतलब क्या, फ्री फ्लोटिंग होगा, ठीक है। प्लैंकटन नहीं सर, लैंटर्न है, LANTERN। तो प्लैंकट्रॉन है, नहीं RAN सर, है ना। लैंटर्न है, LANTERN। अच्छा, लैंगटन है, ठीक है। अच्छा ऐसा है। तो इसमें जो है ना, मतलब इसको क्या बोल सकते हो, मतलब एक तरह का पार्ट ही है, ठीक है। मैस्टिकेटिंग का मतलब वो एक तरह का एक स्पीसीज है, ठीक है। उसमें से पूछ रहा है कि ये जो है मैस्टिकेटिंग है, आई मीन मैस्टिकेटिंग ऑर्गन जो चबाने वाला, वो कौन होगा। या इसमें तो मेरे हिसाब से आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। क्या है आंसर, देख लो, मेरे हिसाब से तो आंसर ए होना चाहिए। ए है सर। ए है ना, ठीक है। Yes, sir. वही होगा, क्योंकि ये सब अलग चीज है, ठीक है। ये कभी भी उसमें आएगा नहीं मैस्टिकेटिंग में। क्वेश्चन सब अजीब अजीब है। चलो ठीक है, आगे पूछो। इस तरह क्वेश्चन कभी पूछता नहीं तो उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन है। Question number 6. क्वेश्चन नंबर 6, हाँ बोलो। In which class of Echinodermata Plutis larva is formed? अच्छा, प्यूटिस लार्वा, इसको याद करना पड़ेगा। ऐसा ऑप्शन बोलो, हम बता देंगे। लार्वा तो याद है, बोलो। Plutis larva क्या होता है? अरे वो लार्वा के स्टेज है, ठीक है ना। उसमें देखो लार्वल फॉर्म में क्या होता है, हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है, ठीक है। हाँ. तो कोई भी ओविपेरस है जो एग लेइंग देता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स में सारा में वो लार्वल का हर एक का स्टेज होता है, तो वही उसमें एक प्यूटिस लार्वा दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन बोलो, हम बता देते हैं। A. Crinoidea, B. Echinoidea, C. हाँ, Asteroidea, D. Holothuroidea. होलोथ्यूरोइडिया। एक्चुअली क्या है ना कि ये सब क्लासेस है, ठीक है ना। तो उसमें ऑप्शन क्या बोले? Crinoidea, क्राइनोइड, Echinoidea, हाँ, एक्टिनोइडिया, Asteroidea, एस्टेरोइडिया और होलोथ्यूरोइडिया। होलोथ्यूरोइडिया, हाँ, तो आंसर इसका ये होगा। B दिया है। सॉरी बी, हाँ बी होगा, सॉरी बी होगा, हाँ ठीक है। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा। लार्वल फॉर्म कभी पूछता नहीं है, दिया भी नहीं है, तो इस तरह का क्वेश्चन तो तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। देखो, एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है ना, वो क्वेश्चंस बनाओ। और इसके अलावा अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम है तो वो अच्छे से मतलब डील कर सकते, आई मीन उसको बनाओ, ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि देखो जो भी हम क्वेश्चंस देख रहे हैं अभी, मतलब हम हर एक चैप्टर से हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को देख रहे हैं ना, तो सारा कुछ एनसीईआरटी से ही दिया है। इस तरह लार्वल फॉर्म वगैरह का भी टाइम को अभी किल करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी बात क्वेश्चंस जो है वो जो दे रहे उससे क्या, जो असाइनमेंट मतलब दिया गया तो उससे पूछ रहे हैं, तो हाँ हाँ, नहीं बनाओगे तो नहीं है, ठीक है। इस तरह का छोड़ सकते हो, क्योंकि बोले ना, क्योंकि क्वेश्चन हम देख रहे हैं अभी जो भी है, मतलब अभी देख रहे हैं 7-8 साल तक में 2015 2013 14 से जो तक में क्वेश्चन जो है ना, वो एनसीईआरटी से ही टच किया हुआ रहता है। इस तरह का लार्वल वगैरह जो है कौन पॉइंट प्रोड्यूस करेगा, इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। तो इस सब क्वेश्चन को बनाने से थोड़ा
ठीक है। वैसे देखो याद है तो बता दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरा चीज ये होता है कि इसमें बहुत कुछ जानना पड़ेगा। जैसे हम लार्वल स्टेज ही देख रहे हैं तो बहुत सारे स्टेजेस में जाएगा, हर एक लार्वल फॉर्म को याद करना पड़ेगा, तभी पता चले कौन किसमें कौन सा क्लास में कौन सा है। तो अब देखो हर एक क्लास में भी अलग अलग लार्वल फॉर्म होता है, तो थोड़ा सा इसमें है प्रॉब्लम, ठीक है ना। ठीक है, पूछो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 बोलो। Neoplena, a connecting link between Annelida and mollusca, belongs to class A. Aplocophora, B. Polyplacophora, C. Monoplacophora, D. Gastropoda. प्लैकोफोरा था, मोनोफोरा था, और क्या था एक? Gastropoda. और एक क्या था? Polyplacophora. अच्छा, पॉलीप्लैकोफोरा। मतलब शुरू से ऑप्शन बोलो तो। पहला ऑप्शन क्या था? Aplacophora. प्लेकोफोरा। आगे बढ़ो। Polyplacophora. पॉलीप्लेकोफोरा। उसके बाद Monoplacophora. मोनोप्लेकोफोरा। और उसके बाद Gastropoda. गैस्ट्रोपोडा। तो इसमें होगा मोनोप्लेकोफोरा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का कनेक्टिंग लिंक इसलिए बोला जाता है कि ये एक ऐसा क्लास है जिसमें बहुत सारे स्पीसीज जो है ना, मतलब बहुत सारे स्पीसीज नहीं, कुछ ऐसा स्पीसीज होता है जो दोनों का कैरेक्टर को मैच करता है। जैसे हम लोग आर्कियोप्टेरिस, तुम लोग नाम सुने होगा, ठीक है। Yes, तो आर्कियोप्टेरिस क्या है? रेप्टाइल और एप्स का कनेक्टिंग लिंक है। मतलब कुछ रेप्टाइल्स का कैरेक्टरिस्टिक दिखता है, कुछ एप्स का कैरेक्टरिस्टिक। इसी तरह ये है, इसको भी याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही है आंसर, ठीक है। आगे बढ़ो। Question 10. हम्म Dracunculus medinensis is commonly called कॉमनली कॉल्ड, ऑप्शन बोलो। hookworm, seedworm, pinworm, guinea worm. क्वेश्चन पढ़ना क्या था? Dracunculus, Dracunculus, medinensis is commonly called hookworm, seedworm, pinworm, guinea worm. बताओ अभिषेक। हेलो अभिषेक। कहाँ चला गया? हेलो अभिषेक। देखो इसका जो आंसर है ना, वो आंसर तुम्हारा सबसे लास्ट वाला होगा। हेलो। Yes, sir. आंसर लास्ट वाला होगा, डी आंसर होगा। Question 11. क्वेश्चन नंबर बोलो। Transfer of tinea to secondary host occurs in the form of ऑप्शन बोलो। Cysticerus, hexacanth, सिस्टिफेरस के बाद hexacanth, हेस्काकैम्प, C. Oncosphere, D. Sporocyst. सी ऑनकोस्पियर, डी Sporocyst. स्पोरोसिस्ट। ये इसका आंसर एक्चुअली हमको पता नहीं है, शायद आंसर सी है। देखो तो आंसर सी है, शायद हम बोल रहे हैं, हम कंफर्म नहीं है। हाँ सर, C. Oncosphere. ऑनकोस्पोर है ना, हाँ ठीक है। तो सर ये तो नहीं है इसका नाम, तो कहीं भी नहीं। हाँ ये सब ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, पूछो। अब क्वेश्चन ऐसा ऐसा है ना जो कि कोई काम ही नहीं आने वाला कभी। I mean, अभी फिलहाल जो नीट वगैरह में पूछता है, हम बोले ना,
क्वेश्चन वगैरह एनसीईआरटी से जा। अच्छा कुछ वैसा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से मतलब या कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम है तो बोलो, वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करने से फायदा है नहीं है, ठीक है। तो अगर कुछ वैसा the body plan in the members of Askelminth. एस्टरमेल है, Askelminth. अच्छा एस्क्लेमेंथिस, हाँ बोलो। उसका बॉडी प्लान क्या होता है, मतलब सिमिलर टू किससे सिमिलर होगा? एस्क्लेमेंथिस का हो जाएगा एनालिडा, प्लेटियल मींस एनालिडा से हो जाएगा, ठीक है। सर एक ये इसी में क्वेश्चन था तो उसमें मोलस्क्स दिया था। बॉडी सॉफ्ट बॉडी है क्या? सेगमेंटेड बॉडी सॉफ्ट। देखो एक्चुअली एस्क्लेमेंथिस निमाटोडा में क्या होता है कि बॉडी तो उसमें सेगमेंटेड होता है, ठीक है, लेकिन अगर वो सॉफ्ट और सेगमेंटेड है तो क्योंकि मोलस्क का बॉडी जो होता है वो सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड है, बॉडी अनसेगमेंटेड है उसका मोलस्क का, ये चीज ध्यान रखना। अगर ऐसा है तो फिर कनेक्टिव लिंक हो आई मीन सिमिलर हो सकता है, क्योंकि एनालिडा और इसका ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहे क्योंकि वो लोग उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना वो आई मीन वो क्या बोलते हैं हम लोग, एक रिबॉन लाइक जो होता है, ठीक है, नॉर्मल रिंग लाइक स्ट्रक्चर उसमें उसमें भी प्रेजेंट होता है। तो इस हिसाब से हम बोले थे अगर बॉडी का बात कर रहा है तो बॉडी सॉफ्ट इसका भी है इसका भी, बट दोनों में डिफरेंस है कि मोलस्क अनसेगमेंटेड है, इसमें सेगमेंटेड है। ये अगर इस तरह से ले रहा है तो मोलस्क हो जाएगा, और क्या, ठीक है। ठीक है सर, ये तो हो। हाँ 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 ठीक है। अच्छा इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाए हो? हेलो, नहीं सर, अभी तो बस ये बना। अभी तक नहीं बनाए हो? तो ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, डाइवर्सिटी का कुछ कुछ क्वेश्चन हम तुम लोग को लिख के देते हैं, प्रीवियस ईयर का ही है, ठीक है, तुम लोग बनाओ और बताओ क्या होगा नहीं होगा, और क्या। क्वेश्चन है, ठीक है ना, बनाओ। सेलेक्ट द एनिमल दैट exhibit retrogressive metamorphosis, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। चलो इसका ऑप्शन, ये बहुत इजी है, अगर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस समझोगे तो हो जाएगा। ऑप्शन हम दे देते हैं, ठीक है ना। वो सेकंड ऑप्शन है एम्फियोक्सस, तीसरा है लिमुलस, और चौथा है हर्डमेनिया। हर्डमेनिया बताओ, आंसर बताओ सब अपना अपना। ये एम्स का क्वेश्चन है। एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सस, क्यों ऐसा? तो उसमें लार्वल टेल में बस नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड? भाई एम्फियोक्सिस तो सेफालोकॉर्ड। एम्फियोक्सस तो सिफालोकॉर्ड है, हाँ।
सर ये तो इकाइनोडर्म में होता है और जितना ऑप्शन है उसमें से इकाइनोडर्म का कोई भी एनिमल नहीं लग रहा। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इकाइनोडर्म में होता है यस सर। और उसके अलावा नहीं होता है। लिम्यूलस और हर्डमेनिया कौन से फाइलम का? लिमुलस किसका? वो आर्थ्रोपोड का है लिम्यूलस। लिविंग फॉसिल बोलते हैं ना लिमुलस को। यस सर। और हर्डमेनिया? हर्डमेनिया नहीं पता। एनसीईआरटी देखो, हर्डमेनिया है, देखो एनसीईआरटी। बताओ, हर्डमेनिया मिला? नो सर। किसमें है? सर नहीं मिला अभी तक। हर्डमेनिया है ना एनसीईआरटी में? नहीं दिखा। कहाँ नहीं है? हर्डमेनिया है, देखो उसमें ध्यान से। नहीं मिल रहा है। नहीं है एनसीईआरटी में। नहीं है एनसीईआरटी में? नो सर। हर्डमेनिया ऐसा कैसे नहीं हो सकता? ठीक है, सर कौन से फाइलम में देखे? नहीं मिला कोई फाइलम। किसी फाइलम में नहीं हर्डमेनिया। हर्डमेनिया नहीं आपको यहाँ तक है, याद तो है, एनसीईआरटी में तो है हर्डमेनिया। हर्डमेनिया 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 है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किस में होता है नॉर्मली? इकाइनोडर्म से। एनोडर्माटा और एक होता है वही यूरोकॉर्डेट्स में। ठीक है, एम्फियोक्सस तो है तुम्हारा, ये एम्फियोक्सस तो हो गया, सिफेलो बफो तो होगा नहीं, वो तो चला जाएगा एम्फीबिया में। ठीक है, लिमुलस चला जाएगा किसमें? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में। हर्डमेनिया ये आंसर होगा, बट हर्डमेनिया तो आई थिंक है एनसीईआरटी में, जहाँ तक याद है। नहीं मिल रहा है कहीं? चलो इसमें एक और ऑप्शन है, इसमें तो खैर पता होगा, ये एम्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें हेमिकॉर्डाटा है, सिफेलोकॉर्डाटा, यूरोकॉर्डाटा तो खैर तुम लोग को पता है। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन है, बनाओ। हर्डमेनिया आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ
ममेलियन कैरेक्टर, ठीक है। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर कॉल्ड पिन्ना। तीसरा है स्किन इज यूनिक पॉजेसिव हेयर। चौथा है होमोडॉन टाइप ऑफ डेंटिशन। बताओ इसमें क्या होगा? फोर्थ होमोडोंट। हाँ, टाइप ऑफ डेंटिशन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है देखो 2016 में। इसके पहले जो क्वेश्चन था वो 2015 का था, ठीक है। और 2016 में रेट्रोग्रेसिव एक और क्वेश्चन पूछा है जिसमें यूरोप क्वाड्रेट और सेफेलोक्वाड्रेट डायरेक्टली क्वेश्चन दिया था। मतलब इसके पहले जो हम बताए थे ना रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, 15 में क्वेश्चन था जो एग्जाम्पल हर्मेनिया बताया, और एक 16 में था उसमें फाइलम सब फाइलम के बारे में एग्जाम्पल दिया था। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारा है, एम्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। चलो एक और क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर रेप्टिलिया। देखो इस सेकेंड डाइल क्रोकोडाइल। तीसरा ऑप्शन है एक्सटर्नल ईयर, और ऑप्शन है ओफियोसॉरस। और एक चौथा ऑप्शन है ड्राई एंड स्केली स्किन, एग्जाम्पल है सैलमेंडर। ऑप्शन बताओ, ये भी इजी है, बस इसमें देखो करेक्ट ऑप्शन फॉर रेप्टिलिया। तो आंसर टिम्पैनम। टिम्पैनम कैसे हो जाएगा? टिम्पैनम ईयर तो एम्फीबिया में प्रेजेंट है, फ्रॉग वगैरह में। देखो यहाँ करेक्टरिस्टिक गलत है बट ऑप्शन सही दिया है क्रोकोडाइल, क्योंकि रेप्टिलिया में क्रोकोडाइल है। तो ये देखो मत, ये भी देखो, मतलब जनरल करेक्टरिस्टिक्स भी देखो। रेप्टिलिया में एक एक्सेप्शन है, फोर्थ चैम्बर, वो है क्रोकोडाइल। चिलॉन जो है वो है एग्जाम्पल है, बट फोर्थ चैम्बर उसमें नहीं है। एक्सटर्नल ईयर ओफियोसॉरस, ठीक है। और एक है ड्राई एंड स्केली स्किन सैलमेंडर। सैलमेंडर क्या है? आंसर डी होगा इसमें। तो ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होता है उसका, तो रेप्टिलिया ड्राई एंड, हाँ तो तुम देखो इसमें तो टिम्पैनम ईयर तो नहीं होगा। ऐसे हम एक बार देख लेते हैं इसका आंसर। मेरे हिसाब से तो वो नहीं होना चाहिए। नहीं सही है, तुम ही सही है, टिम्पैनम ईयर सही है, ये नहीं है। टिम्पैनम ईयर तो एम्फीबिया का है, हम भी दोनों में ही होता है सर, रेप्टिलिया और एम्फीबिया। अच्छा ठीक है, हाँ आंसर तुम्हारा ठीक है, सही है सही है। इसमें ये ड्राई एंड स्केली स्किन, लेकिन इसमें हॉर्नी नहीं दिया हुआ है। सही ऑप्शन सही है तुम्हारा, सही आंसर टिम्पैनम ईयर ही है। देखिए ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। चलो और कुछ क्वेश्चन हम देते हैं, बनाओ। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, बस थोड़ा सा ध्यान से एनसीईआरटी का लाइन पढ़ोगे तो आराम से सब कुछ इसमें कवर अप हो जाता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का तो बहुत सारा क्वेश्चन भरा रहता है, ठीक है।
ठीक है, इसमें दिया है पहला एप, तो न्यूमेटिक बोन, दूसरा रेप्टाइल, 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है, एम्फीबिया में स्केल्स ऑन बॉडी और ऑस्टियोसाइट्स, तो ये है persistent नोटोकॉर्ड। अब बताओ। सर ए फर्स्ट ऑप्शन वाला। इसमें तो सब कुछ सही ही लग रहा है। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला होगा, चलो ठीक है, सही है, यही होगा आंसर, क्योंकि एप्स में न्यूमेटिक बोन होने के कारण वो हल्का होता है, वो उड़ पाता है। रेप्टिलिया में 4 चैम्बर है, एक्सेप्शन को कभी हम लोग ले नहीं सकते हैं। एम्फीबिया में स्केली ऑन बॉडी, स्केल्स नहीं, मॉइस्ट होता है उसका। ऑस्टियोसाइट, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड सब में ऐसा नहीं है, इसीलिए ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स में किसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, का बोनीफिस या कार्टिलेजिनस? क्वेश्चन तो ठीक है, तो देखो इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो इसी तरह का तुम लोग मतलब तैयारी करो इसी हिसाब से। और प्लांट किंगडम में एक डाउट। हाँ बोलो बोलो। जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म होता है? नहीं नहीं होता है। नहीं, इंडोस्पर्मिक सीड होगा ना, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स में। हाँ हाँ, इंडोस्पर्म हम समझ रहे हैं, जिम्नोस्पर्म तुम बोल रही है कि जिम्नोस्पर्म में, अच्छा वहां भी सीड है, नहीं बट वैसा कुछ होता नहीं है उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि उसका एंडोस्पर्म क्या होता है, हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या पॉलीप्लॉइड? हैप्लॉइड वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। एंडोस्पर्म करने का मतलब मॉइस्ट कंडीशन होगा तभी एंडोस्पर्म उसमें है। कुछ होता है परसिस्ट करना होता है, कुछ होता है परसिस्ट नहीं करता है, कंज्यूम कर लेता है। उसका क्रोमोसोम वगैरह जो है ना वो अलग है, उसका हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड क्या प्लॉइड ही पूछ रहा है ना, ठीक है। तो ये उसमें देखना पड़ेगा किस चीज का क्या, क्योंकि सबका तो अलग अलग होगा। ओवरऑल अगर जिम्नोस्पर्म का तुम बात करोगे तो मैक्स ये होगा, हैप्लॉइड कंडीशन में ही होता है वो मैक्सिमम केस में, जिम्नोस्पर्म में, ठीक बुक है। में से कहीं दिया नहीं था कि उसमें जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है। हाँ बुक्स में नहीं दिया है वो, ठीक है, वो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि उसमें वैसा कुछ है नहीं। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का कॉन्सेप्ट कभी ऐसा पूछा भी है नहीं, बट अदर बुक्स में, खैर देखो बुक्स तो आई मीन अदर बुक्स में तो बहुत डिटेल स्टडी करेंगे तो कहीं ना कुछ तो मिलेगा ही, ठीक है। बट जिम्नोस्पर्म हम भी अभी तक नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उसमें होता नहीं है वैसा ज्यादा, ठीक है। अगर है भी तो स्पीसीज पे डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में हम लोग छोटा से बड़ा मतलब प्लांट तक स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मली हम लोग जिम्नोस्पर्म में क्या सर्प्स एंड हार्प्स को रखे हैं, ट्री को हम लोग नहीं रखते हैं, नॉर्मल यही है उसका कॉन्सेप्ट, बट ऐसा नहीं है, ट्री भी उसमें कुछ आ जा रहा है, ठीक है, तो हो सकता है इसमें। और बोलो। सर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कोई बाइनरी फ्यूजन करके होता है क्या, FUSIUN? नहीं ऐसा तो नहीं है, वो तो अगर कहीं होगा तो वो मिस्टेक होगा, FI होता है। NCERT में ही था तो मिसप्रिंट होगा। हम स्प्रिंट हो गया होगा, FU नहीं होता है, FI होता है, ठीक है। और बोलो। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ,
नहीं सर, यू बैक्टीरिया का जो हम लोग क्लासिफिकेशन किए तो उसमें तो कैरेक्टरिस्टिक माना गया था रिजिड सेल वॉल और मोटाइल फ्लैजेलम, ये सब पे उसको मतलब डिक्लेयर किया था ना। हाँ, तो उसमें माइकोप्लाज्मा सर कैसे हो सकता है? माइकोप्लाज्मा तो कम्प्लीटली लैक सेल वॉल लिखता है। माइकोप्लाज्मा यू बैक्टीरिया के अंदर माइकोप्लाज्मा कैसे आ सकता है? क्योंकि उसमें तो लिखा है कि दे कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। देखो क्लासिफिकेशन जो है ना, देखो अगर डिफरेंस बात करते हैं तो ठीक है, सिर्फ सेल वॉल के हिसाब से कभी भी कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक को लेके हम उसको सेम किंगडम में नहीं रख सकते, उसका बहुत कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो हम लोग इसको रखे, मतलब माइकोप्लाज्मा का मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल से मिलता है, इसीलिए उसमें उसको रखा गया, और कुछ बात नहीं है। लैक सेल वॉल भी है वो, ये तो सही है कि उसमें लिखा हुआ है लैक सेल वॉल, उस हिसाब से उसको अलग नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, चाहे कोई भी हो, किसी भी फाइलम में चले जाओ, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को लेके, कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके हम लोग उसको अलग नहीं है, बहुत सारा जो सिमिलैरिटीज मिलेगा तभी हम उसको किंगडम में रख पाएंगे। ठीक है, इसीलिए ऐसा हुआ है। और अगर तुम बैक्टीरिया का बात, सॉरी मोनेरा का बात करते हैं, तो मोनेरा में मेनली जो क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन किया हुआ है, मेनली वो क्या किया गया है, किसके बेसिस पे? शेप एंड साइज के बेसिस पे। देखो वहां पे लिखा होगा जो 4 शेप है, बेसिलस, रॉड शेप और ये स्पाइरल शेप, कॉमा वगैरह, वो बेसिस वही है। हाँ, डिफरेंसेस भले बोल सकते हो, क्योंकि आरसी एंड यू बैक्टीरिया का जो है वो दोनों का जो डिफरेंसेस है सर्वाइवल कैपेसिटी, वो डायरेक्टली उसके सेल वॉल के कंपोजिशन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, आई मीन सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन के हिसाब से उसको रखा गया है। बस यही है, और ऐसा कहीं नहीं है कि सिर्फ सेल वॉल के लैकिंग की वजह से उसको नहीं रख सकता। ठीक है, इसीलिए। और आगे बोलो। और मॉर्फोलॉजी वगैरह में कोई दिक्कत? उसमें तो दिक्कत क्या, उसमें तो याद करो, और क्या, उसमें तो ज्यादा रखना ही है। ठीक है, सिंपल उस फ्रूट हाँ बोलो, सिंपल फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम क्या बोले? सिंपल फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ऑप्शन ए मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टल, मोनो और मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टल, मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस पिस्टल, मल्टीकार्पिलरी एपो एंड सिनकार्पस पिस्टल। मल्टी कार्पिलरी, सॉरी मल्टी कार्पिलस कार्पिलरी ओपो एपो एंड एपोकार्पस, एपोकार्पस, सिंकार्पस नहीं, एपोकार्पस। मतलब एपो में क्या होगा, फ्यूज नहीं होगा, सिंगल सिंगल फ्रीली प्रेजेंट होगा, तो उसमें हो सकता है सिंपल फ्रूट। ठीक है, सबका अलग अलग है उसका। ठीक है, फ्रूट का कुछ ज्यादा डिस्कशन है ही नहीं। नहीं दिया है, उसको करना भी नहीं है उतना। ठीक है ना, तुम लोग का एक रिप्रोडक्शन में जब तुम पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारा एक एग्जाम्पल में दिया है मल्टी कार्पलरी सिंकार्पस और मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस का एग्जाम्पल, उसको याद करना, वो बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और वहाँ एक ओव्यूल का दिया भी, जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा ओव्यूल का, आई मीन उस जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो स्ट्रक्चर किस टाइप का ओव्यूल है, तो एनाट्रोपस ओव्यूल है वो, उसको याद करो, काफी है, उतना ज्यादा कोई कुछ पूछता नहीं। 12th वाले में रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग। हाँ हाँ हाँ, उसमें दिया हुआ, वो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है मल्टी कार्पेलरी सिंकार्पस एपोकार्पस, वो वहां पे दिया हुआ है, वहां से क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, वो आ चुका है क्वेश्चन, बट वो उस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट भी करता है। ठीक है, स्पर्म का कंपोजिशन याद रखना, क्योंकि वो हमेशा क्वेश्चन हर एक साल 2 साल में क्वेश्चन वो रिपीट करता है कि उसमें क्या, स्पर्म में क्या क्या कंटेन होता है। तो फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, ऑप्शन में चेंज भी कर सकता है, वहाँ करता भी है। ठीक है ना, तो वहाँ जब आएगा तो उस टाइम पे वो और हम अच्छे से बता देंगे कहाँ कहाँ क्या क्या वहाँ होता है। बट अभी मॉर्फोलॉजी में ध्यान देने वाला बात ये है कि जितना भी एग्जाम्पल वगैरह है कर लो, बहुत ज्यादा उसमें क्वेश्चन पूछेगा, मतलब इपिकार्पस, सिंकार्पस, सॉरी सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, प्लेसेंटा से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है। अब ये एस्टिवेशन से क्वेश्चन पूछा है, मतलब एग्जाम्पल से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग चीज है वो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है,
कुछ एग्जाम्पल दे देगा स्ट्रीम का और उसमें बोल देगा कि उसमें रूट का ढूंढिए, एक रूट का रहेगा, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। और हर एक साल कुछ ना कुछ इस तरह का क्वेश्चन रहता ही, चाहे वो आई मीन स्ट्रीम मॉडिफिकेशन का कुछ एग्जाम्पल रहे या फिर कुछ एग्जाम्पल देके पूछ दे कि ये क्या है स्ट्रीम मॉडिफिकेशन की रूट मॉडिफिकेशन। जैसे एग्जाम 2017 का क्वेश्चन है कि जिसमें लिखा था कैक्टस वगैरह है, एग्जाम्पल वगैरह दे दिया था, उसमें बोला था कि कौन सा रूट मॉडिफिकेशन है वो आपको बताना है। ठीक है, तो उसमें स्टिल्ट रूट वगैरह पढ़ोगे ना मॉडिफिकेशन में, तो निमेटोफोर एक था एग्जाम्पल वो था। तो बस उस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा का एग्जाम्पल याद करो अच्छे से। सर कैक्टस निमेटोफोर के अंदर आएगा? नहीं नहीं नहीं, वो कैक्टस अलग है, वो लीफ का मॉडिफिकेशन है जी। निमेटोफोर ई कहाँ का है? क्या? निमेटोफोर कहाँ का है? राइजोफोरा। राइजोफोरा कहाँ का? रूट स्टेम लीफ कहाँ का? रूट कहाँ? क्वेश्चन ऑप्शन में वही एक दिया था, बाकी सारा का स्टेम मॉडिफिकेशन का डाल दिया था, पूछा था रूट मॉडिफिकेशन क्या है। हाँ ठीक है, तो वो सब है। हाँ बोलो। ई ब्रैकेट और ब्रैकेट का डिफरेंस क्या क्या है? ब्रैकेट और ई ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया? अरे जैसे मान लो ये स्टेम है, मान लो ये छोटा सा कली बर्ड निकलता है, यही ब्रैकेट ई ब्रैकेट है और कुछ नहीं। इसको हम लोग ब्रैकेट बोलते हैं, ई ब्रैकेट में एब्सेंट हो और क्या, छोटा सा जो निकलता है बर्ड टाइप के बोल सकते, छोटा सा लीफ टाइप से जो निकलता है। ठीक है, जैसे मान लो ये बड़ा लीफ है ना, तो साइड में निकल गया छोटा सा टहनी से, मतलब ब्रांचिंग में ही से, तो यही इस तरह का जो स्ट्रक्चर वो ब्रैकेट होगा, जिसमें नहीं होगा तो ई ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा है इस तरह का। हम लोग फ्लोरल फार्मूला में देखना बहुत, हाँ फ्लोरल फार्मूला का बहुत सारा चीज जो भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है उससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, वो पहले भी हम बताए ही थे। सिर्फ एग्जाम्पल जितना जितना याद कर सकता है, क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन नहीं पूछा है, 4-5 क्वेश्चन पूछता है ये। ठीक है, 2016 में 4 क्वेश्चन पूछा है, 2017 में ये 3 क्वेश्चन पूछा है, 2019 में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा है, 18 में, मतलब हर एक साल क्वेश्चन बहुत पूछता है क्योंकि इसमें एग्जाम्पल बहुत भरा हुआ है। ठीक है, और मॉर्फोलॉजी इसलिए इम्पोर्टेंट बोला जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा ओवरी और प्लेसेंटा और एस्टिवेशन, ये 3 पोर्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। मॉडिफिकेशन से तो रहता ही रहता क्वेश्चन। तो ये एक चैप्टर तुमको इतना एग्जाम्पल है कि उसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, खासकर एग्जाम्पल याद करो, काम हो जाएगा। और फ्लोरल फार्मूला के लिए थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुमको लिख के, क्योंकि डायरेक्टली उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देता है, पूछ देता है कि ये क्या है, या फिर एग्जाम्पल लिख देगा, पूछ देगा इसका फ्लोरल फार्मूला का ऑप्शन दिया रहेगा और तुमको जाना। जैसे मान लो कोई एक नॉर्मल मस्टर्ड प्लांट दिया हुआ है, हमको पता है कि ब्रेसिका फैमिली का है, लेकिन उसका फ्लोरल फार्मूला ऑप्शन में रहेगा, तो उस तरह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ट्विस्टिंग हो सकता है, इसको याद करते रहना पड़ेगा। ठीक है, और एनाटॉमी में क्वेश्चन जो है, सबसे ज्यादा एनाटॉमी में क्वेश्चन जो पूछा है वो रूट का जो स्ट्रक्चर बोलते हैं, मोनोकॉटिलेडन रूट, डाइकॉटिलेडन, कहाँ स्केलेटन बोलेंगे, किसको इपिकॉटिल, हाइपोकॉटिल, इस तरह का जो मैकेनिज्म है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, वो सबसे ज्यादा इसी में पूछा है तुम्हारा एनाटॉमी वाले में। एक्चुअली में तुमको एक और चीज बताते हैं, यहाँ पे जो एग्जाम्पल तुमको मिलेगा, ठीक है, तुम रिप्रोडक्शन में चल जाओगे तो वहाँ फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन में भी अच्छे से स्ट्रक्चर देके इसको समझाया गया है, तो वहां पे तुम देख सकते हो। ठीक है, तो दोनों को एक साथ फिगर रख के तुम लेवल करके उसको याद करो, क्योंकि कभी कभी फिगर डायरेक्ट डाल देता है। नॉर्मली यहाँ पे क्या है, फिगर है नहीं उतने अच्छे से, फिगर दे दिया वहां पे। ठीक है, रिप्रोडक्शन वाले में तो वहां पे थोड़ा सा हो सकता है कि रेडिकल जो है वो किससे वो मतलब कवर अप होता है, ठीक है, या प्ल्यूमल किससे कवर अप होता है, वहाँ स्क्लेटम, क्लेप्टल, कोलराइजा, इस तरह का जो है। ठीक है, एक तुम्हारा क्वेश्चन बार बार पूछता है इस तरह का, देखो ये मेज वाला जो है, इस तरह का जो हम लोग क्वेश्चन, ये ऊपर में एक प्रोटीन लेयर है, एल्यूरन लेयर, जो बहुत बहुत ही ज्यादा पूछता है। नीचे में उसका वेजिटेटिव है, ऊपर में जो लिक्विड होता है वो इंडोस्पर्म की तरह काम करता है, करने का मतलब यहाँ फ्लूइड है जिसको नरिशमेंट देने का काम करता है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है उसमें, तो ये कर सकते हो। हाँ, ड्रप वगैरह याद कर लेना, ड्रप एक वर्ड सुने होगे तुम लोग, आई मीन पढ़े होगे ड्रप। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, मेसोकार्प, इंडोकार्प, कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, उस तरह से क्वेश्चन रहता है बहुत ज्यादा। मतलब कुल मिला के यही कि मॉर्फोलॉजी से हर एक साल मतलब मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन उस एक चैप्टर से पूछता है, ये तय है। एनिमल किंगडम से तो बोले ना
एम्स में 2018 का में अगर देखा जाए तो एम्स में सिर्फ किंगडम से 12 क्वेश्चन पूछा है, ऑब्जेक्टिव बोल रहा है, ठीक है। और हर एक साल नीट में जो है 6-7 क्वेश्चन पूछता है। प्लांट से ज्यादा एनिमल इंपॉर्टेंट है। एनिमल में क्या कंफ्यूजन भी बहुत हो जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच कर देता है। जैसे तुम्हारे सामने क्वेश्चन था, वो जो भी सब क्वेश्चन था वो 16-15 का जो भी एम्स का क्वेश्चन था, देखो उसी तरह का क्वेश्चन रहता था। तो बहुत ही ज्यादा मतलब एक होता है ना कि बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जैसे वो टिम्पेनम वाला में कंफ्यूजन हो गया, मेरे भी दिमाग में हमेशा यही रहता है कि एम्फीबियन का टिम्पेनम रहता है। देखो अभी क्लियर हो गया। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा है, उसको तुम बना के ही खत्म कंप्लीट कर सकते हो, जो एनसीईआरटी में भी नहीं मिलता है। कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, मतलब अगर 90 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन रहेगा ही बात। बस यही चीज है इसमें, ठीक है ना। एनिमल टिश्यू में इधर कॉकरोच आ रहा है, ठीक है, तो कॉकरोच को ध्यान से पढ़ना। इसमें भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, जैसे एनिमल टिश्यू नहीं, सॉरी, ये है ना चैप्टर नंबर है तुम्हारा एनिमल किंगडम, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन तो रहता ही है, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन हर एक साल पूछता है, अच्छा खासा क्वेश्चन होता है, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ठीक है। एम्स के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि इसमें क्वेश्चन रहता है और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर एक साल पूछा भी है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, बता देते हैं तुरंत। तो जहाँ जहाँ आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो सब क्वेश्चन पूछ लिया करिए। वो चीज करवा देते हैं। हाँ, नीट में क्वेश्चन जो है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के 17 में 3 क्वेश्चन पूछा है, 18 में 4 क्वेश्चन पूछा है, 15 में तो खैर 15 में 4 क्वेश्चन पूछा है, 19 में 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। देखो इसमें जो है ना, एनाटॉमी में मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा है वो तुम्हारा ग्रोथ से इसमें नहीं, इसमें क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ दोनों है, उतना पूछता ही नहीं है। वो पहले ही सेगमेंट में, जैसे कि हम लोग पूछते हैं कि सॉरी हम लोग पढ़ते हैं कि स्पर्मकाइमा, कोलेनकाइमा, परेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, उस पोर्शन से ज्यादा आता है। सेकेंडरी टिश्यू जो हम लोग ग्राउंड टिश्यू पढ़ते हैं या फिर और सब जो टिश्यू है, मतलब वो सब चीज तो पूछेगा, लेकिन जो ग्रोथ हम लोग पढ़ते हैं ना, वो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, उस तरह क्वेश्चन बहुत कम पूछा है, ठीक है। जैसे एक है कि स्टोमाटा इन ग्रास लीफ, ये क्वेश्चन बहुत अनकॉमन है। डंबल शेप, हाँ, डंबल शेप का ये एक्सेप्शन ही है, क्योंकि स्टोमाटा नॉर्मली कैसा होता है, बीन शेप का होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा 18 में ही पूछा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल। तो इसका ऑप्शन है कोलेनकाइमा, फ्लेम, फ्लोएम और जाइलम परेनकाइमा, ठीक है। ऑप्शन क्या सर? कोलेनकाइमा, ठीक है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल है। एक है फेलम, PHELLEM, फेलम। तीसरा है फ्लोएम और चौथा है जाइलम परेनकाइमा। तो सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है फेलम, हाँ फेलम हो जाएगा। तो एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर, क्या बोलेंगे, ठीक है। सब्सिडरी सेल, हाँ सब्सिडी सेल, ये क्वेश्चन भी पूछा है। तो नॉर्मल, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ पूछेगा। कैस्पेरियन स्ट्रिप अकर इन कहाँ पे होता है, ये पता होगा तुम लोग को। इस रूट सेल में, रूट पार्ट में 4 सेल होता है, हाँ, तो वहाँ इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जैसे एक पूछा, प्लांट हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर ग्रासेस, कॉनिफर्स, साइकेड्स और डेसिडुअस एंजियोस्पर्म। ग्रासेस, ग्रासेस क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन और है, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, मतलब बहुत एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछ, हाँ नहीं, तो इसमें ये है ऑप्शन, कंपेनियन सेल ओनली, बोथ सिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, एल्ब्यूमिनस सेल एंड सिव सेल, और चौथा है सिव ट्यूब सेल। ये बहुत इजी है, बताओ सर किसमें एब्सेंट है? जिम्नोस्पर्म, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक क्या होता, क्या उसमें नहीं होता है, ठीक है। ये याद करने है। पहला ऑप्शन है कंपेनियन सेल ओनली, सेकंड ऑप्शन है बोथ सिव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, बोथ, हाँ बोथ, ये वाला आंसर, आई मीन ये क्वेश्चन
नॉर्मली पूछता है, जो कि 19 ने पूछा भी है, ठीक है। एक देखो और क्वेश्चन है ग्रास में, ग्रास लीव्स कर्ल्ड इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो पहला है श्रिंकेज ऑफ एयर स्पेस इन स्पॉन्जी मेसोफिल, ठीक है, टाइलोसस इन वेसल्स, क्लोजर्स ऑफ स्टोमाटा, उसके बाद फिर है फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स, फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स, ये चीज है। ये 19 का क्वेश्चन है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन ही पूछता है, बट पूछता है 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछता है सबसे, ठीक है। कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ, कंपेनियन सेल किससे क्लोजली एसोसिएटेड रहता है? अब फ्लोएम, हाँ सीव ट्यूब, ठीक है, सीव सेल्स या सीव ट्यूब एलिमेंट्स भी रहता है, तो ये सब चीजें। अच्छा एक चीज बता दो, छोटा सा क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है, देखिए ना कि ओल्डर रीजन ऑफ रूट एंड स्टेम, ठीक है ना, आई मीन ओल्डर रीजन ऑफ रूट एंड स्टेम में कौन ऐसा पार्ट्स है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स, गुड। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, मतलब अच्छा एग्जाम में रिपीट करता है, जिपमर वगैरह भी में इस तरह का क्वेश्चन पूछता था, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछेगा, बस उसको ध्यान से पढ़ लो, बस काफी है। एक क्वेश्चन और है, तो वही है लेंटिसेल्स से ही क्वेश्चन है, बट वो क्वेश्चन पूछ नहीं रहे। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम द सेल, मतलब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम द सेल, तो ऑप्शन है एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रे, जाइलम पैरेन्काइमा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पेरिसाइकल, बताओ। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप, ऑप्शन फिर से दीजिए। एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज, और चौथा है जाइलम पैरेन्काइमा। सी नंबर ऑप्शन, कौन सा? सी ऑप्शन क्या था? वही पेरिसाइकल, वही मेडुलरी रेज, तीसरा वही है ऑप्शन, वही है आंसर सही है तुम्हारा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन तुमको यहाँ पे नहीं मिलेगा, आई मीन इस चैप्टर में नहीं मिलेगा, वो तुम्हारा 11th में चले जाना मिनरल न्यूट्रिशन में, ठीक है, सॉरी मिनरल न्यूट्रिशन में, सॉरी ये ट्रांसपोर्ट प्लांट वाटर रिलेशन में चल जाना, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है। उसमें एक है फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल्स इज, कंपेनियन सेल का फंक्शन बनाना है। पहला है प्रोवाइड एनर्जी टू सीव एलिमेंट फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्रोवाइड वाटर टू फ्लोएम, लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, और लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट। बताओ। तो सी और डी फिर से एक बार ऑप्शन बोलिए ना। सी और डी, सोर्स ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, और डी नंबर आंसर, डी लोडिंग ऑफ, हाँ यही होगा। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन छोटा छोटा ही पूछता है, ज्यादा नहीं पूछेगा क्वेश्चन। Companion cell help in maintaining the pressure gradient in the sieve tubes. हाँ वो लिख सकते हो, क्या बोले, फिर से बोलोगा। Companion cell help in maintaining the pressure gradient in the sieve tubes. हाँ, तो क्या ऑप्शन क्या? तो ऑप्शन नहीं, मतलब एनाटॉमी में दिया है। हाँ वो ठीक है, हमको लगा कुछ और है। हाँ तो ये सही है, वो तो ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, नहीं तो वो पास कैसे कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो बोले ना कि वो, क्योंकि देखो एसोसिएशन होता है तो ऐसे होता है ना, तुम जान रहे होगे, कंपेनियन सेल ही फ्लोएम का या फिर जाइलम एंड फ्लोएम का एक ऐसा कंपेनियन सेल पार्ट होता है या फिर एलिमेंट है जिसमें न्यूक्लियस है, ये भी जानते होगे तुम लोग, ठीक है। इसमें सीव ट्यूब है, और जब तक ये नहीं मेंटेन करेगा तो पैसिव ट्रांसपोर्ट या नॉर्मल कैसे वो लोडिंग अनलोडिंग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो वो होता ही होता है, ठीक है। तो यही है, छोटा छोटा क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको कर लो, और फिर नेक्स्ट क्लास हम आगे फिर बढ़ेंगे, और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन, हाँ बोलो। Why is vivipary an undesirable character for annual crop plants? Option A, it reduces the vigor of plant.
The seeds cannot be stored under normal conditions for the next season. The seed exhibit long dormancy. D. The adversely affects the fertility of the plant. आंसर डी। तो VVPRESS कहाँ दिया है? VVPRESS नहीं दिया है, डायरेक्टली वो जो डेवलपमेंट के हिसाब से ही बात कर रहा है वो, ठीक है ना, सिंपल है। आंसर डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। B दिया है, the seed cannot be stored under normal conditions for the next season. VVPRESS का यहाँ पे मीनिंग हम ये देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है ना उसके हिसाब से, क्योंकि VVPRESS का मतलब क्या है कि जो डायरेक्टली चाइल्ड को बर्थ करता है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब जो ऑप्शन दिया है सही है, ठीक है। डोर्मेंसी से रिलेट करके, डोर्मेंसी नहीं जाएगा, डोर्मेंसी अलग चीज है, ठीक है, डोर्मेंसी अलग पार्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। सर और कुछ बोलो। समय है ही तो थोड़ा बता दीजिए हमको क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर का मैकेनिज्म? हाँ सर, उसमें दिया था पहले ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक डीएनए में वैलिड सीक्वेंस, हाँ, जहाँ पर पैरेंडोमिक सीक्वेंस हो, जहाँ से ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सके। हाँ, दूसरा हाँ, सेलेक्टेबल मार्कर और क्लोनिंग साइट, ये दो जानना था। सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ, पता है किसी को पता है? बताओ सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है। अच्छा, सबसे सिलेक्टेबल मार्कर रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट को मतलब डिसाइड करता है। डिस्टिंग्विश, एक तरह का उसमें कुछ एग्जांपल होगा जो एक तरह का एंटीबायोटिक्स है वो, ठीक है, और हम उसको उसमें डालते हैं तो रिकम्बिनेंट एंड नॉन रिकम्बिनेंट, आई मीन नॉन रिकम्बिनेंट को क्या करता है, रिकम्बिनेंट एंड नॉन रिकम्बिनेंट का जो सेगमेंट है उसको क्या करता है, वो पहले एक तरह का डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो जो रिकम्बिनेंट होगा उसको हटा लेंगे, जो नॉन रिकम्बिनेंट होगा उसको हटा लेंगे, तो रिकम्बिनेंट के बाद फिर जाके क्लोनिंग कर देंगे, सिंपल है, करना क्या उसमें। हाँ, एक चीज में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो हम लोग कटिंग करते हैं तो हम लोग इंडोन्यूक्लियस एंजाइम ही क्यों लेते हैं, बताओ। क्योंकि वो मतलब स्टिकी एंड बनाता है, दोनों को सेमी एंजाइम से दोनों को कट करेंगे तो एक स्टिकी एंड बनाएगा। एक्सो क्यों नहीं ले सकते हम लोग? हाँ, तो एक्सो तो मतलब साइड में, और जो इंडो है वो मतलब पार्ट वाइज, मतलब डीएनए सेगमेंट के अंदर तक कट करता है। हाँ, सेगमेंट मान लो डीएनए, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हम डिटेक्ट कर लेंगे, हम लोग को पता चलेगा कि ये साइड जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, पहला पॉइंट वो था। दूसरा क्या है कि इंडो न्यूक्लियस, क्योंकि एक्सो न्यूक्लियस को हम साइड से काटेंगे या ऊपर पार्ट से काटेंगे, जो कि इंडो अंदर से जाके काट सकते हैं, तो इंडो उसका सेलेक्टेबल मार्कर, मान लो हम लोग सेगमेंट ले लिए, अब हम लोग को यहाँ चेक करना है कि हम लोग कैसे, मतलब किस ढेर सारा क्लोनिंग बताना है, वही सब। हाँ, एक्चुअली एक्स्ट्रा सेलुलर जो प्लाज्मिड बोल रहे हो ना, उसमें एक जो भी इसमें जेनेटिक मटेरियल है उसमें रेप्लिकेटिंग डिस्क होता है, और वो बहुत हाईली रेप्लिकेट या फिर कर सकता है इसी के लिए। हाँ, क्लोनिंग में क्या प्रॉब्लम है, बताओ। क्लोनिंग यही चीज होता है, रेप्लिकेशन उसको कराना है बार बार, ठीक है, तो इसलिए हम लोग प्लाज्मिड सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जो प्लाज्मिड क्या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ना, तो उसमें रेप्लिकेशन। कैसे पहचानेंगे कि ट्रांसफॉर्मेंट हो चुका है या नहीं हुआ है, ये प्रोसेस को जानना। उसमें तो देखो, उसमें तो साइकिल बनेगा ना, चेन बनेगा ना, हम लोग बहुत सारा, जैसे देखो हम लोग बहुत जैसे एम्प्लीफिकेशन एक प्रोसेस होगा, देखना तुम पीसीआर एम्प्लीफिकेशन पढ़े होगे, तो सेगमेंट को ही तो एम्प्लीफाई कर रहे हैं, वही चीज इसमें रिकॉम्बिनेशन वो तो तब होगा जबकि हमको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट हो चुका है। तो पहले हम कैसे डिफाइन करें कि दोनों ये हुआ है कि नहीं हुआ है, इंसर्ट हुआ है कि नहीं, इंसर्टेड। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जो सेगमेंट हम लोग पहचाने, वही तो एंटीबायोटिक उसी के लिए तो यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बैम H1 था, इससे शायद पता चलता था कि ऐसे करके था, मतलब अच्छा, बैंड बैम H1।
नहीं समझ में आ रहा, क्या बोले? सर ई कोलाई में कोई भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं होता है। नहीं होता है। तो हम कोई भी जो हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो उससे हम आगे फिर कैसे बढ़े? इसमें कुछ कुछ लिखा है कि पहले हम इंसर्ट करेंगे, अगर वो उसमें सरवाइव कर जाता है उस एंटीबायोटिक में, नहीं करता, ऐसा जो कुछ करके उसमें आगे दिया है। अच्छा एक सेकंड रुको। एनसीईआरटी में ना? हाँ सर, एनसीईआरटी हो तो खोल लीजिए। हम बुक थोड़ा देख लेते हैं क्या लिख रहा है। 199 पेज में। हाँ बोलो। हाँ सर, क्वेश्चन पेज नंबर 199। 199। अच्छा क्लोनिंग साइट जो है सर। ये क्या है? क्लोनिंग साइट का ही तुम बात कर रहे हो ना? हाँ सर, उसमें से उसी के टॉपिक में आगे दिया है कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है या नहीं। Transformant growing on ampicillin containing medium are then transferred on a medium containing tetracycline. देखो इसमें जो है तो वो सारा एंटीबायोटिक्स का ही यूज किया है, जिसमें बोल रहा है कि जो ट्रांसफॉर्म जो कर रहा है वो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करेगा, ठीक है। लेकिन फिर वो अगर हम टेट्रासाइक्लिन में डालते हैं तो एम्पिसिलिन में वो ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन नहीं करेगा। यही तो लिख रहा है इसमें, ये तो है ना जो ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर्ड ऑन ए मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, ये वाला ना, ठीक है। उसी में लिखा हुआ है द रिकम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन नहीं करेगा उसमें, एम्पिसिलिन में करेगा। but non-recombinant will grow on the medium containing both antibiotic, but non-recombinant will grow। देखो इसमें यहाँ डिस्टिंग्विश ये है कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो दोनों मीडियम में ग्रोथ कर सकता है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्म वाला है वो सिर्फ और सिर्फ एम्पिसिलिन में ही करेगा। आप समझे? हाँ सर। जैसे देखो ऐसा दो क्यों? एंटीबायोटिक, ऐसा क्यों? देखो उसका वो ट्रांसफॉर्मिंग, एक सेकंड रुको, कलर रिएक्शन के कारण, और क्या, ठीक है। क्योंकि इसमें दो एग्जाम्पल दिया है, एक दिया है बाम H1, ठीक है, और एक दिया है PBR32। इसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट ज्वाइनिंग वगैरह है। कलर एक्चुअली कलर के हिसाब से ही दिया है, इसमें दिया हुआ है ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट बिकम्स burdensome process because it requires simultaneous planting on two plates having different एंटीबायोटिक। ये अलग चीज है जी, ठीक है। इसमें कलर के हिसाब से ही दे रहा है, ठीक है। जो कलर हो जाएगा वो उस हिसाब से वो ग्रोथ करेगा, नहीं तो नहीं करेगा इसका, ठीक है। मतलब एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दो मीडियम है,
तो जो रिकॉम्बिनेंट पार्ट होगा या ट्रांसफॉर्मिंग पार्ट होगा, हम दोनों में रख के देखेंगे तो एम्पिसिलिन में सिर्फ ग्रो करेगा ट्रांसफॉर्मेशन वाला, लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्मेशन वाला है वो दोनों में ग्रो कर जाएगा। तो ये कलर के हिसाब से हम लोग इसको बोल रहा है कि कलर के हिसाब से इसमें ग्रो करते हैं, ठीक, आई मीन कलर के हिसाब से मतलब पहचान सकते हैं कि ये कैसे करेगा और क्या। तो उसी में बगल में एक लिखा वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल, उसी टॉपिक में है, पेज 200। हाँ 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 हाँ, ये टॉपिक अच्छा, वेक्टर्स ऑफ क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। तो इसमें क्या हो गया, इसमें बस एक एग्जांपल दिया है तुम्हारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम, जो पैथोजन है वो डाइकोट प्लांट में डिलीवर करेगा डीएनए का, जो कि टीडीएनए होगा, और वही प्लांट सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर देगा, और क्या। और वही ट्यूमर सेल जो होता है कहीं ना कहीं पैथोजन एक तरह का डिजीज काउज करेगा, ठीक है। उसी तरह रेट्रोवायरल में है कि रेट्रोवायरल इन एनिमल हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म सेल इनटू कैंसरस, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर टाइप का आई मीन ले रहे हैं सेगमेंट, वो इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर वो ऐसा होगा। कहने का मतलब दोनों जो पैथोजेनिक वाला काम कर वाला है वो प्लांट में भी डालेंगे तो वो ट्यूमर करेगा, और कैंसर सेल वाला, क्योंकि अल्टीमेटली जो सेल में क्या होता है, कैंसर कैसे डेवलप होता है, तो ये पहले ट्यूमर वाले सेल में कन्वर्ट होगा, फिर ये अल्टीमेटली कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें यही तो है वेक्टर जो है, और क्या। सर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स वाटर में वाटर को पास नहीं कर पाता ना, नहीं, और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स लिपिड लेयर को पास नहीं कर पाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल पास करेगा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाइड्रोफिलिक का जो भी मॉलिक्यूल लिपिड को पास सही में नहीं कर पाएगा, उसके लिए प्रोटीन या कैरियर कुछ उसके लिए चाहिए, एक तरह का कैरियर हो, या फिर एनर्जी का यूज करना पड़े, या फैसिलेशन देना पड़े, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होता क्या, वही जो लिपिड लेयर को पास ना कर पाए। देखो किस केस में बात कर रहे हो, बहुत सबका अलग अलग है। जैसे डीएनए को ले, डीएनए को हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, हाँ वो निगेटिव चार्ज में रहता है, ठीक है ना, वो समझ रहा है। तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है तो वो पास नहीं करेगा, सही है, और क्या। लेकिन वो केस भी देखना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं मतलब सेल को इन्फेक्टेड मान लो करता है ना जी वायरस वगैरह, तो उसमें डीएनए आरएनए तो रहता ही है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं रहता है। सर हाइड्रोफिलिक मतलब तो वाटर लविंग होता है ना, तो फिर डीएनए पास क्यों नहीं करें? ये बोल रहा है कि डीएनए जो है वो लिपिड से वो पास नहीं करेगा, लिपिड लेयर से मान लो पास नहीं करेगा, ऐसा ये पूछ रहा है ना, यही ना अजय अभिषेक? हाँ सर, हाँ वो चीज है, तो वो डिपेंड करता है केस पे, ठीक है, सर कौन सा केस कहाँ पे यूज। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक ये दोनों आप अपने तरीके से एक बार बता दीजिए। हाइड्रोफोबिक सिंपल है कि वाटर को वो लूज करेगा, वो जल्दी उसको कैच नहीं कर सकता। हाइड्रोफिलिक में सिंपल है, वो कैच करेगा, ठीक है, लेकिन बहुत सारा मॉलिक्यूल के केस में ये सब लागू हो जाता है, क्योंकि जब हम लिपिड बायलेयर पढ़ेंगे तो लिपिड बायलेयर आई मीन सेल मेम्ब्रेन में अगर जाते हैं तो वहां पे देखो, वहां पे लिपिड बायलेयर जो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक वहां पे है, तो वहां पे तो वाटर पास कर रहा है, मिनरल्स भी पास कर रहा है। अब इस केस में देखना पड़ता है कि वाटर का जो कुछ मिनरल्स आता है वो मिनरल्स लिपिड लेयर लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि उसके लिए प्रोटीन भी चाहिए होगा, तो कहीं ना कहीं लिपिड वहां पे हेल्प करता है, तो वो अलग केस है, डीएनए का केस अलग हो जाएगा, ठीक है, ये अलग चीज है। डीएनए ऐसा नहीं है कि हाँ ये एक, अगर तुम सेल के बारे में बात करते तो नहीं पास कर पाएगा वो, सेल में तो वो न्यूक्लियस में आई मीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो वहां पास नहीं कर पाएगा, कैसे पास करेगा वो। बट जेनेटिक मटेरियल को, अच्छा सपोज दैट मान लिया कोई वायरस है या फिर कोई पैथोजन है, वो अगर जेनेटिक रिलेटेड डिजीज या फिर हम बोल सकते हैं अगर जीन को इफेक्ट करना होता होगा तो कहीं ना कहीं तो पास करेगा ही ना, करेगा, ठीक है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, तो केस देखना पड़ेगा कहाँ क्या है, ठीक है। और बोलो, इसको हम बता देंगे थोड़ा, हाँ इसको हम थोड़ा बता देंगे, हमको सेल सिग्नलिंग थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है ना, वो सेल सिग्नलिंग में एग्जैक्टली है क्या है नहीं है, ठीक है, हमको अभी याद नहीं आ रहा है, वो हम तुमको बता देंगे, इसका कॉन्सेप्ट है कुछ हमको याद नहीं है वो, ठीक, वो हम बता देंगे, ठीक है। ठीक है सर। इलेक्ट्रोफोरेसिस में
जो लार्जर हाँ डीएनए का जो लार्जर पार्ट है वो हाँ आगे की ओर मूव रहता है, मतलब आगे जाता है, क्या और स्मॉलर क्या 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 डीएनए फ्रेगमेंट में जो लार्जर पार्ट है हाँ वो आगे मूव हाँ करता है, और स्मॉलर पार्ट वो पीछे हाँ जाता है। पीछे मतलब देखो एक्चुअली ये था ना जो इलेक्ट्रोफोरेसिस तुम बोल रहे हो वो बहुत तरह का है। जैसे मान लो हम एक एक प्लेट बैठा दिया, आगे पीछे भी देख सकते हैं, और उसको इस तरह बैठा दोगे तो जो लार्जर है वो ऊपर आ जाएगा और वो छोटा वाला नीचे चल हमारे जाएगा। बुक में जो दिया बस उसी बेसिस पे। हाँ हाँ बोलो। तो वो हाँ वही है जो तुम बोल रहे हो, आगे जाएगा और एक पीछे जा जाएगा, मतलब वो मूव नहीं कर पाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग यूज क्यों करते हैं, पहले ये बताओ। वो डिस्टिंग्विश डीएनए पार्टिकल्स फ्रेगमेंट को मतलब डीएनए के बोलो बोलो। स्मॉल फ्रेगमेंट जो हम ऊपर लोग का जाके जीनोम फ्रेगमेंट को अलग करने के लिए। अलग करने के लिए तो डीएनए के सेगमेंट को अलग करना है, तो वो पोर्स वहां पे जो जनरेट होता है ना, तो जितना बड़ा पोर्स होगा वो उतना आगे मूव करेगा डीएनए। इससे प्रोटीन वगैरह भी निकाल सकते हैं, हर एक चीज निकालते हैं क्योंकि इसमें भी मेथड है, टूल्स एंड टेक्निक उसमें हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो पीसी या जो तुम बोला कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें इससे पोर्स बना के, पोर्स जैसे ही बनेगा वो मूव कर जाएगा आगे और छोटा वाला पीछे चल जाएगा। ठीक है। वो चार्ज और कहीं साइज कहीं के बेसिस पे होता है ना। हाँ चार्ज और साइज के वजह से होता है, ये सही बोल रही है। ठीक है। और प्रोटीन भी निकाल सकते हैं, उसको प्रोटीन का भी हम लोग अलग कर सकते हैं, आइसोलेशन इसमें कर सकते हैं। तो दोनों है, बट यहाँ है डीएनए के लिए, तो डीएनए के लिए वही पोर्शन साइज, सॉरी पॉजिटिव निगेटिव के केस में, क्योंकि नॉर्मली डीएनए निगेटिव है और ये अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरह। ठीक है। तो वो एक चार्ज भी है और साइज भी है, फोर्स बड़ा होगा तो मूव करेगा तुरंत, छोटा होगा तो नहीं जा पाएगा ज्यादा। इस तरह से आइसोलेट कर सकते हैं उसको। ठीक है। और बोलो। बायोटेक में टूल्स एंड टेक्निक बहुत जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो नहीं समझ में ना, बहुत कुछ समझ में नहीं आता। इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल जो है ना वो बहुत लंबा मैकेनिज्म हो जाता है, बट यहाँ दे दिया शॉर्ट में, यही सब तो दिक्कत है। ठीक है। और ये सब जो एक प्रैक्टिकल पार्ट हो जाता है बायोलॉजी में कि कैसे कर, क्योंकि करके देखेंगे तभी समझ में आता है, सीधा लिख देने से कुछ होता नहीं है वैसा। ठीक है। इसमें कलर का भी यूज बहुत ज्यादा होता है कि कौन सा कलर कहाँ है नहीं है। तुम लोग पढ़े होगे इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़े थे ना। ठीक है। सर। उसमें क्या होता है, डीएनए सेगमेंट को कलर से आई मीन आइसोलेट कर पाते हैं। जो लाइट, जो बड़ा बैंड होगा वो अलग होता है, जो छोटा बैंड होगा वो मूव करेगा, वहाँ इथोडियम ब्रोमाइड यूज कर लेते हैं। ये सब चीज है। ठीक। और बोलो और कुछ। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग फिर आगे करेंगे। ठीक है। तो आज रहने देते इतना तक। और कुछ पूछना है बायोटेक वगैरह का, अगर अगर तुम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो बोलना, हम क्लास ले लेंगे तुम लोग का। ठीक है। हम बता देंगे पूरा, एक बार समझा देंगे पूरा चैप्टर दोनों। ठीक है। ठीक। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे का तुम लोग प्रिपेयर करके रखना, और कोशिश करो जो भी बुक्स वगैरह है ज्यादातर एनसीईआरटी का क्वेश्चन को बनाओ। ठीक है। मास्टर से एक बार बात करते हैं, सर को बोलेंगे कि सर एनसीईआरटी बेसिस पे अगर असाइनमेंट है तो भेज देने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि वही सबसे ज्यादा तुम्हारा बेनिफिट होगा, और ये सब चीज इधर उधर पढ़ने से तो फायदा है नहीं। ठीक है। क्योंकि देख ही रहो जो भी क्वेश्चन है वो सारा एनसीईआरटी से है। बस बस ध्यान रखो। और वो तुम लोग एक काम करो सर, पहले भी हम बता रहे, तुम लोग एनालाइज करो एक क्वेश्चन बैंक जो है ना, उसमें देखो कि कौन सा चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन है, उसको भी ज्यादा रिवाइज करने को। ठीक है। जैसे एनिमल किंगडम बताए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6-7 क्वेश्चन पूछ देता है एक ही चैप्टर से। मॉर्फोलॉजी से एग्जाम्पल वगैरह का तो आपने पूछता है, तो वो सब करके रखो। ठीक है। फिर नेक्स्ट मिलता है। ठीक।